Nutan Vers Abhinandanam, and we are going to start this new year with the inorganic chemistry. I have selected this topic, homo topic, enantiomer topic, and diastereomere topic. And why? What is the reason behind it? Because you will see that most of the time they ask in which of the following cases substitution reaction is not going to create chemical shift. So what is the chemical shift? What is the chemical shift? So what is the chemical shift? Basic question is, what is the chemical shift? Chemical shift means that can be denoted by this one, this lambda, this one. And this can be frequency of the sample, whatever the sample you are having, minus frequency of the reference element divided by frequency of the reference element. So if this is 0, there is no chemical shift. If this is non-zero, there is the chemical shift. We are having three cases. In one case, chemical shift is 0. In one case, chemical shift depends. And in third case, there is the essentially and chemical shift is there. It means the sample which are having the frequency of sample and the frequency of reference is going to have the different thing. अब different value. अब इसे explain कैसे कर सकते हैं ये समझ लो भाई। ये सारी बात कहाँ से स्टार्ट हो रखी है? ये सारी बात स्टार्ट हो रखी है कि सपोज अपने पास एक इथेन मॉलिक्यूल है, यू कैन रिप्लेस एनी ऑफ द 6 कार्बन, एनी ऑफ द 6 हाइड्रोजन, और अगर तुमने इन्हें रिप्लेस भी करा तो कोई उनके सारे के सारे केमिकल एनवायरनमेंट एक ही है, कोई केमिकल शिफ्ट जनरेट नहीं हो सकती। अगर इनमें से किसी को भी रिप्लेस करा कोई केमिकल शिफ्ट जनरेट नहीं हो सकती। तो इन्होंने क्या कर रखा है कि भाई सपोज हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस करा किससे? डी के साथ। आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि एक बार सारे केमिकल एनवायरनमेंट एक जैसे होते हैं, वहाँ पे जो डेल्टा है वो 0 आ जानी है। एक बार ये 0, इट मे बी 0, इट मे नॉट बी 0, इट मे बी 0 और इट मे नॉट बी 0, और एक केस के अंदर तो इट इज सर्टेनली नॉट 0। कैसे भाई? तो पहली बार सारे केमिकल एनवायरनमेंट एक जैसे हैं। अगले केस के अंदर क्या होना है कि एक साइड तो वो केमिकल एनवायरनमेंट शायद एक जैसा ही रहे, लेकिन दूसरी साइड पे एक कायरल कार्बन क्रिएट हो सकता है। एक कायरल कार्बन या जो कायरल सेंटर है वो जनरेट हो जाने हैं, तो वहां पे कायरलिटी जनरेट हो जानी है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आर एंड एस नोमेनक्लेचर इज गोइंग टू बी वैलिड। और एक तीसरा केस भी है जहां पे एक डबल बॉन्ड से सिस और ट्रांस क्रिएट हो जाने हैं। अगर सिस और ट्रांस क्रिएट हो गए तो सर्टेनली वहां पे डेल्टा की वैल्यू 0 नहीं होनी है। They are going to have a certain chemical shift value other than 0, or they are going to have non-zero chemical shift. Whereas in first case certainly they are going to have a 0 chemical shift, whereas in the second case they may or may not have the chemical shift 0. And this can be decided on the basis of NMR. NMR जो स्पेक्ट्रा तुमने पढ़ रखा है उसके अंदर ये चीज़ें, और आज भी ये स्पेक्ट्रो के सेक्शन के अंदर ही इसके बारे में वो ज़्यादा डिस्कस करते हैं। तो ये होमो टॉपिक है। सबसे पहला पार्ट यही है, तुमने किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करो, यहाँ पे ना तो यहाँ पे और ना ही यहाँ पे तुम ना तो सिस ट्रांस जनरेट कर सकते, नो सिस ट्रांस, और ना ही तुम इस वाले केस के अंदर किसी तरीके से और एस को इंट्रोड्यूस कर सकते। भाई आर और एस भी इंट्रोड्यूस नहीं होनी, डबल बॉन्ड भी इंट्रोड्यूस नहीं होना। तो यहाँ पे तुमने चाहे जिसकी जो भी हाइड्रोजन तुमने पकड़ रखी है तुम उसे रिप्लेस कर सकते, सब्स्टिट्यूट कर सकते विदाउट हैविंग एनी केमिकल शिफ्ट। आसान है। अब जो दूसरा पार्ट है उस वाली केस में क्या है, कहीं ना कहीं किसी एक साइड पे वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्रिएट कर रहा। अब इस वाली केस में क्या है भाई, अगर इसने कुछ नहीं लिखा तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे एक कार्बन है, तो इन्होंने यहाँ पे एक कार्बन डाली। अभी ये दोनों हाइड्रोजन है, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता। यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन है, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता। इस वाली केस में ये अपना कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये ड्यूट्रियम है, ये 3 अलग हो गए। तो अगर तुमने नीचे के साइड से हाइड्रोजन रिप्लेस करे, यू आर गोइंग टू गेट द आर। और इसमें भी वही है, जो लाइटेस्ट है दैट इज गोइंग टू गेट नंबर 4, और जो हैवीएस्ट है, जो हैवी है दैट इज गोइंग टू गेट फर्स्ट। तो 1 to 4 तुम्हें मूव करना है, अगर वो क्लॉकवाइज है इट्स आर, 1 to 4 तुमने मूव करा, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है इट्स एस। तो इस वाली साइड पे तो ये सेंटर क्रिएट नहीं हो रहे, लेकिन इस वाली पॉइंट पे ये सेंटर क्रिएट हो रहे। अब सवाल ये है कि यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू कितनी होनी है, तो आंसर है दोनों। कई सारे मेजॉरिटी केसेस के अंदर सेम रहने हैं, लेकिन कई सारे केसेस के अंदर जहाँ पे ये ऑप्टिकली एक्टिव जनरेट हो जाते हैं, जहाँ पे ये ऑप्टिकल एक्टिविटी जनरेट हो जाती है, उस वाली केस में दे आर गोइंग टू हैव डिफरेंट वैल्यू देन 0।
अब जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट के अंदर क्या है, यहाँ पे तुमने पहले से डबल बॉन्ड ले रखी है, ये जो एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये ब्लॉक हो रखी है। तो यहाँ पे तुम बड़े आसानी से सिस और ट्रांस जनरेट कर सकते। अगर तुमने एक साइड से तुमने हाइड्रोजन रिप्लेस करा, यू आर गोइंग टू गेट सिस, दूसरी साइड से करा, यू आर गोइंग टू गेट ट्रांस। तो ये सिस और ट्रांस का खेल है सारा। अगर तुमने यहाँ पे डी डाल दी, अगर तुमने यहाँ पे डी डाल दी, इट इज गोइंग टू क्रिएट सिस। अगर तुमने यहाँ पे डी डाली, यू आर गोइंग टू क्रिएट ट्रांस। और ये जो सिस और ट्रांस है, यहाँ पे डेफिनेटली केमिकल शिफ्ट इट इज नॉट गोइंग टू बी जीरो। केमिकल शिफ्ट यहाँ पे जीरो नहीं है। तो ये शुरुआत के सवाल आते इनऑर्गेनिक के, बड़े आसान से सवाल हो सकते, उनके अंदर हमें फाइंड आउट करना है कि केमिकल शिफ्ट इनमें से कहाँ पे जीरो नहीं हो सकती, और ये तरीका है उन्हें आइडेंटिफाई करने का।